नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। अभी हमारी आज की क्लिनिकल संभाषा शुरू हो चुकी है। मैं एक दो लोगों को यहाँ पर को होस्ट बना देता हूँ और हम लोग आइए संभाषा शुरू कर देते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी, आपने हैंड रेज किया है, आप सब कुछ बोलना चाहते हैं? सर प्रणाम। आप प्रणाम सर, बताइए सर। सर मुझे थोड़ा सा ये जानना था कि अगर इंस्टेंटली किसी को अस्थमा का अटैक आए तो सर क्या करना चाहिए? अस्थमा का अटैक है तो आयुर्वेद में बोला है ना, श्वास कुठार रस, उसका प्रदमन नस से देने से फायदा हो जाता है जी, मतलब इंस्टेंटली केवल इसको श्वास कोठार रस को अपन यूज करते हैं सर, ना? और नहीं तो ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन सब लिंगुअल ही देते हैं, जैसे कि समीर पन्नग रस, रस सिंदूर, तुरंत ही फायदा होता है। जीभ के नीचे चटा दीजिए, तुरंत श्वास रस, चिंतामणि रस, महालक्ष्मी विलास रस, ये सब का कॉम्बिनेशन जीभ के नीचे चटा दीजिए, तुरंत आराम पड़ जाता सर मैं नोट कर रहा हूँ सर थोड़ा सा। है। समीर पन्नग रस, रस सिंदूर, जी, महालक्ष्मी और विलास रस और श्वास रस, चिंतामणि रस। महालक्ष्मी विलास रस, ठीक है। इसको तुरंत ही एक एक घंटे पे दे दीजिए, आधा आधा घंटा पे चटा दीजिए जीभ के नीचे, तुरंत ही फायदा होगा। जी सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। दूसरा ये पूछना था सर, तिक्ता क्षीर बस्ती को सीकेडी के पेशेंट में दिया जा सकता है क्या? 100% सीकेडी के पेशेंट के लिए तो बनाया है तिक्ता क्षीर बस्ती। यूरिया क्रिएटिनिन कम हो जाता है उससे। जी सर, ठीक है सर, थैंक यू सर, यही पूछना था सर, थैंक यू। आप सर पूछते जाइए और करते भी जाइए और ठीक भी करते जाइए सबको। जी सर, सर आशीर्वाद है सर आपका, थैंक यू सर। थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है? प्लीज कोई पूछिए। डॉक्टर प्रभात जी अभी जुड़े हैं। किसी को कोई प्रश्न पूछना है या कुछ बताना है तो बता सकते हैं। अभी सब लोग जुड़ रहे हैं, कुछ बोलिए प्लीज, कुछ बोलिए प्लीज, तो शांत मत बैठे रहिए। डॉक्टर विकास कुमार जी, हाँ गीता मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? हाँ सर, वेट नहीं बढ़ रहा है, वो प्रवाहिका वाली पेशेंट का, बाकी सब सही हो गया, तिक्तक्षी चालू है। क्या क्या दिया आपने? अभी आरोग्यवर्धिनी है, कालमेघासौ, अश्वगंधारिष्ट है, नृपति हाँ वल्लभ रस है, हाँ। और कवयद रस आज उसका खत्म हुआ तो आज वापस वो ग्रहणी कपाट रस चालू किया। अच्छा,
अभी बदल अग्नि बदल के वो कैसे सब बनता है? अग्नि कैसा हो गया? हाँ, सही है। वो भूख भी लग रही है, खाना भी हजम हो रहा है। वो दूध की एलर्जी थी उसको, बोल रही थी लैक्टोज इंटॉलरेंस था। वो दूध भी सुबह मैंने अश्वगंधा, शतावरी और बला का शीरपाक दिया मैम है। केस थोड़ा बताइए ना। वो प्रवाहिका था, 2 महीने पहले बताया था उसको। वो सब सही हो गया उसको। ये तीसरा महीना चल रहा है ट्रीटमेंट का। तो अभी तिक्तक्षी बस्ती चालू है शाम को। फिर वेट नहीं बढ़ा, वो 45 kg की थी, वही थे। सिर्फ उसका वही इश्यू है कि मुझे वजन नहीं बढ़ाना है थोड़ा। तो वरना बसंत मालती दूं सुबह। एज क्या है मैम पेशेंट की? 48 रनिंग है। मैम इसमें आपने दूध में क्या क्या दिया था? अश्वगंधा, बला और शतावरी शीरपाक मॉर्निंग में, वो वेट बढ़ाने के लिए और बल्य के लिए भी। सुनिए, आपने इसमें वजन बढ़ाने के लिए एक आपके पास मेरा आम पाचकवटी है क्या? हाँ वो है ऐड ना। कर सकते हैं। मेरा आम पाचकवटी वो दे मेरा दीजिए आम पाचन, मेरा आम पाचन 2-2 गोली मैंने पहले से चालू रखा था, अब बंद कर दिया है। उसका वो आम का कोई आपका आम पाचक प्रॉब्लम कुछ नहीं और है। है। मेरा वाला आपके पास नहीं होगा ना? हाँ है ना, बेटी के लिए मंगाया है ना। तो वो ना 10-10 गोली दे दीजिए, और स्वर्ण मालिनी वसंत और सिद्ध मकर ध्वज। हाँ हाँ, बस वही सिद्ध मक्का जो वो स्वर्ण दो मालिनी चालू वसंत करूँ? दे दीजिए। हाँ और मैम क्या करिए आप, 10 से 2 के बीच में नीम का पत्ता का सेवन कराइए, चबा चबा के खाना है। हाँ हाँ, वो पाउडर भी मेरे पास है, उसका पाउडर मैंने बना लिया है। हाँ, तो फिर हाँ, देखिए उसका क्या करते। रिजल्ट अच्छा आएगा। हाँ, और कुछ सिद्ध करना है मकर तो ध्वज और स्वर्ण मालिनी सुबह दूं या 2 टाइम दूं? 2 टाइम, सुबह शाम। ओके। और आपको वजन बढ़ाना है ना, तो मैं और बताता हूँ। आप क्या करिए, अश्वगंधा अवलेह मिलता है कोई भी कंपनी का, नागार्जुन हाँ कंपनी हाँ है आपके अहमदाबाद का, उसका दे दीजिए हाँ 2-2 चम्मच सुबह शाम दूध के साथ। और स्वामला कंपाउंड मिलता है दूध पापेश्वर का, हाँ हाँ। ये दोनों चीज दे दीजिए, और फिर देखिए क्या वजन फास्ट बढ़ता है। ओके। तो आंवला जो भी सुबह शाम, हाँ क्या, स्वामला भी सुबह शाम दे दूं ना? सुबह शाम दे दीजिए। सुबह भूखे पेट भी दे सकते हैं, रसायन काल में सुबह उठ के हाँ, जल्दी वो से ब्रश करके। शीरपाक भूखे पेट ही रसायन काल में देती हूँ। हाँ, और शाम को 3:30 से 5 के बीच में दे दीजिए। ओके। और ना ये मेरा आम पाचक 10-10 गोली दीजिए, अग्नि प्रदीप्त हो जाएगा ना, तो फिर जो हम्म। खाएंगे वो सब डाइजेस्ट हो जाएगा, तो अपने आप हाँ वजन है। बढ़। ओके। इसके बाद भी अगर भूख नहीं लग रही है तो खाने में लवण भास्कर चूर्ण को खाने में मिक्स करके और वो खाएं। ओके, वो दोपहर को हिंगवाष्टक चालू है। हिंगवाष्टक हटा के लवण भास्कर ऐड करिए। ओके, वो कर दो। इतना करिए और फिर बताइएगा मैम कितना रिजल्ट आया। ओके। भूख तो इसके सही है, बाद भी पर नहीं वो आया नॉर्मल ही खा रही है। वो बोलती है उसके ज्यादा नहीं खा सकती। ठीक है, इसके बाद भी नहीं आया तो आप ना द्राक्षास और द्राक्षारिश देंगी ना ये सीजन में, क्योंकि ठंडी बढ़ रही है, तो 50-50 ml दिन में 3 बार 4 बार देंगी ना द्राक्षास या द्राक्षारिश, तो उससे वजन बढ़ता है वो जल्दी, क्योंकि सूक्ष्म हाँ, एक स्रोतों का नहीं होता है ना। द्राक्षा सब एक बार चालू किया था बीच में, एक बोतल हाँ, दिया था। एक एक बोतल सभी का दिया है मैंने। हाँ, ये दवाइयों के साथ मोनिंगवादी और हाँ हाँ, सभी सभी एक एक बोतल ग्रहणिक और लीवर पे काम करने वाली सभी मेडिसिन का दिया है मैंने, ठीक है। बदल बदल और के। कुछ मैं बताता हूँ, आरोग्यवर्धनी वटी जो है वो 5-5 गोली दिन में 3 बार दूध के अच्छा, साथ 2-2 दीजिए। चालू है, मैं 5-5 कर लेती हूँ। 5-5 कर दीजिए, वजन जल्दी बढ़ जाएगा। ओके। आप आरोग्यवर्धनी किसका यूज करती हैं? तेरी याद नहीं आ रही कंपनी। हाँ, वो एक कंपनी का करती है, खुद का बनाया हुआ जो रहता है ना वो ज्यादा अच्छा काम करता नहीं, मैं सर इधर तो कोई बनाता नहीं। है। अगर आपके उससे धनवंतरी फायदा का नहीं है होगा मेरे तो पास, धनवंतरी का है, और एक है पुनर्वसु का। धनवंतरी तो 50% डिस्काउंट देता है। आपको अगर उधर से फायदा नहीं धनवंतरी होगा तो 50 आप नहीं मुझसे। देता, पुनर्वसु 50 देता है सर। हाँ, तो ये डिस्काउंट देते हैं तो डालते क्या है, मुझे ये कहना है। इसमें एमआर का खर्चा, डिस्ट्रीब्यूटर का खर्चा, रिटेलर का खर्चा, हाँ वो जीएसटी, है। तो वो डालते क्या है। अगर आपको उन सब से नहीं रिजल्ट आया, आपका ट्रीटमेंट तो सही है, रिजल्ट नहीं आया तो आप मेरे से दवाई लीजिएगा, सर खुद बनाते हैं। हाँ ठीक है मैम, ओके, आपका वो तो मंगवानी है बेटी की तो।
आपकी हेलो। बेटी को फायदा हुआ मेरा दवाई से मैम? अभी उसका हाइट पता में कोई इंक्रीज नहीं है मैम सर। हाँ, ठीक अभी है। हाइट में कोई इंक्रीजमेंट नहीं है, 1 मंथ पूरा होने वाला है। हाइट अपने कब का नापा था, सुबह का कि शाम का? शाम आप का ना नापती हूँ, सुबह का नहीं। आप ना सुबह का भी हाइट नाप लीजिए और शाम का भी हाइट नाप लीजिए। सो के उठते हैं ओके। ना तो अलग हाइट होता है, और दिन भर का हाइट अलग होता है, क्योंकि वो वर्टिब्रस कॉम्प्रेस हो जाते हैं ना, तो हाइट अलग होता है। ठीक है, इतना करिए और ओके। फिर बताइए मुझे, मैं बताऊंगा और क्या करना है। हाँ। एक महीने हाँ। में नहीं पड़ता है, 3 महीना लगता है कम से कम, फिर हाइट बढ़ने का पता चलता है। ओके। ठीक है, थैंक यू मैम। हेलो सर। हाँ सर बताइए। सर इसमें ये क्वांटिटी कितनी रखनी थी, समीर पन्नाग्रस रस सिंदूर, ये थोड़ा सा एक बार प्लीज बता दीजिए। ये सब मिक्स करके सर एक चुटकी बनाना है बस, एक चुटकी, एक चुटकी। 125 mg इतना मात्रा में ही चटाना है, चाटन। जी 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 सर, नहीं इनका सर लेना है, समीर पन्नाग्रस कितना लेना है, रस सिंदूर कितना लेना है, ऐसे ये थोड़ा आप कितना भी लीजिए, 10 गोली लीजिए। समीर पन्ना का आपके पास गोली फॉर्म में आ रहा है कि पाउडर फॉर्म में आ रहा है? अच्छा, इनको सबको मिक्स करके केवल 125 मिलीग्राम देना है ना सर? हाँ हाँ, एक चुटकी बस, शहद ठीक है के साथ समीर। चटाना है। जी आप जी। कटोरी में बना के रख लीजिए, जब भी देना है तो आप एक चुटकी लेके वो ऐसे करके जी दीजिए। सर, जी सर, ये समीर पन्नाग्रस रस सिंदूर श्वास का चिंतामणि महालक्ष्मी विलास रस श्वास कोठार रस, इतना बताया था सर आपने ना? जब कोरोना टाइम आया था ना, तो हमने तो एक कॉम्बिनेशन बनाया था, वो क्या कोरोना क्या? के टाइम पे बहुत अच्छा फायदा हुआ था, जी जी जी। जब ये SpO2 कम हो रहा था तब। जी हाँ जी, सर। यही कॉम्बिनेशन था ना सर? ये तो 4 ही है, हमने और भी बनाए थे, मैं बताऊंगा कल, लिखा हुआ है। जी जी सर, जी सर, उस ठीक है टाइम सर, पे थैंक ज्यादा यू। सबको तकलीफ हो रही थी ना, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा था। जी सर, जी सर, हाँ, जी ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू सर। सर नमस्कार। हाँ सर बताइए। सर एक ग्रेड 3 हेमोराइड है, तो उसको वो सर्जरी करने को हेजिटेट करता है, तो वो सर क्या कर ग्रेड रहे 3 क्या हो गया? हैं हेमोराइड सर। अच्छा, तो पाइल्स आप सर्जरी कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। नहीं करना नहीं चाहता वो पेशेंट, तो उसको मैं मेडिसिनल ट्रीटमेंट में उसको उसमें निकल आप जाएगा पेशेंट। दीपन पाचन पहले कराइए, और पेट साफ हो इसका ध्यान दीजिए। एरंड तेल या गंधवृत की रात को रोज दे दीजिए, और दीपन पाचन अच्छा हो। और उसके बाद में आप अर्श कुठार रस, कांकायन बटी, अर्श कल्प, सूरन बटक, ये सब जब देंगे, भल्लाता के कल्प, सूरन की सब्जी और तक्र का सेवन, घी का सेवन, ये सब करेंगे तो हो जाएगा कम। तो वो कट हो जाएगा सर, निकल जाएगा। वो अपने आप जो डायलेटेड वेन्स है ना, वो डिजोल्व हो जाएंगे, अंदर ही अंदर बैठ जाएंगे। और वो हमारे सर का एक है ना, अर्शोहर लेप, इसमें हाँ मोरचुद है, फिर बहुत सारी चीज है ना, वो अर्शोहर लेप हमारे सर के फॉर्मूला बुक में देखिए, वो लगाने से तो पूरा श्रिंक हो जाता है। अच्छा, तो एक्चुअली वो अभी तो प्रोलैप्स्ड है ना सर, तो क्या थोड़ा क्या थोड़ा प्रोलेप्ट है? वो पाइल मास थोड़ा लंबा हो गया है, मतलब तो लंबा है तो कोई बात नहीं ना सर, वो सूख जाएगा अंदर ही सूख अंदर। जाता है। ठीक ठीक है। एक्चुअली उसका एक क्रोनिक ये था, फिसर था, नॉन हीलिंग, वो 6 महीने से मैं उसको जात्यादि तेल और ये चंदन वाला लखियादि का बस्ती किया, तो 10 डेज में वो हील अप हो गया वो बहुत अच्छा फिसर। किया सर आपने, बहुत अच्छा किया, प्राउड ऑफ यू सर। उसी टाइम तो PR नहीं कर पाया था, पर अभी जब किया तो देखा कि आप हेतु निकालेंगे ना सर, तो वो पेशेंट ने बहुत ही उल्टा पुल्टा खाया है। हाँ है सर, हाँ वो अल्कोहल भी लेता है रेगुलर, ठीक है, सर खान पीन में गुड टाइम इवनिंग से। सर। हाँ। सर एक क्रॉनिक फिशर में पेन मैनेजमेंट क्या करें? पेन मैनेजमेंट तो सिट्स बात करते हैं, या फिर कैलाश सर जीवन और, हाँ सर वो बोलिए। आपने बताया था ना, पाठा धमासा और कैलाश जीवन का, तो हाँ मैंने पाठा धमासा का पाठ भी दिया था, एसटी मधु भी उसमें ऐड किया था थोड़ा सा। हाँ। तो ये पेन मैनेजमेंट अभी सर बोल रहे हैं ना, क्रॉनिक फिशर में चंदन भला जाता है, जब तक हम बस्ती देते हैं तब तक पेशेंट का हो रहा, लेकिन पेशेंट का मुझे ये समझ में नहीं आया सर, अर्श की मूल हेतु है कि सर्वरोपी मंदाग्नि मंदाग्नि रहता है, तो पेशेंट का अग्नि मंद होने के टाइम पे हम बस्ती कैसे दें?
अभी सर बोले ना कि जात्यादि तेल का और उन्होंने ये उतना फिशर। नहीं दिया, उन्होंने इतना ज्यादा मात्रा में दिया, कम दिया है। और दूसरा बात है कि अनुवासन मात्रा बस्ती के लिए नियम थोड़ी ना ऐसा। ओके, तो सर मैं हम टोटल मात्रा 50 बस्ती ml ही दे रहा था। पेशेंट का सर, पेशेंट का मंदाग्नि और हम आपका बस्ती बात ही देते हैं। कॉन्ट्रोवर्शियल है। अभी सर ने जब भी दवाई दिया तो दीपन पाचन ही तो दिया ना दवाई। हाँ दिया था सर, दिया था। दीपन पाचन दिया तो केवल त्रिफला, दीपन पाचन AKT से, ये सब चल रहा। दीपन पाचन से अर्श ठीक हो जाएगा क्या? जब तक हम अर्शोग्न द्रव्य नहीं देंगे तब तक वो ठीक नहीं होगा। तो आहार में तो हम बताते हैं पेशेंट को, आपने जब इतना अच्छे तरीके से बताया वो भी हम बताते हैं पेशेंट को। लेकिन एक क्रॉनिक फिशर के पेशेंट रहते हैं ना सर, वो क्या खाते पता नहीं, लेकिन जब हम पूछते हैं तो सब आपने बताया वही खाते बोलते हैं। लेकिन क्रॉनिक फिशर में पेन बहुत उनका रहता है, और पाटा धमासा का क्वाथ भी मैंने पेशेंट को दिया था तो भी पेन, इसलिए सर से पूछा कि आप और क्या क्रॉनिक फिशर के पेशेंट मैंने दिए हैं, मैंने उनको क्रॉनिक फिशर में मैंने ये जो रहते हैं ना जात्यादि तेल और चंदन वाला अक्सर तेल मैंने भी बस्ती दिया है, मात्रा बस्ती। जल्दी फील होता है। मैडम आपने ही बताया था ये एक बस्ती का। नहीं सर, मैंने ये दिया था, मैंने पेशेंट का मैं पेन्स वही कम किया। हुआ सर, पेन्स कम किया, लेकिन पेशेंट का मुझे ना सर ऐसे पांडुजन्य संप्राप्ति दिख रही है, इसीलिए मैंने सर से पूछा कि ये क्या मंदाग्नि की वजह से। दे दीजिए, फिर ये दारू तो खाता है सर पेशेंट दोपहर को मैंने, लेकिन मैंने क्या किया है, पेशेंट को बोले जब भूख लगे तभी खाना। तो पेशेंट ने तक्र वगैरह, घी पान वगैरह सब कुछ चालू है, लेकिन उसको भूख नहीं लगती रात को, और थोड़ा सा लाइटली लेता है, और ये मात्रा बस्ती करता है। तो मुझे अभी उसका थोड़ा सा रसक्षय भी दिख रहा है और थोड़ी पांडुजन्य संप्राप्ति लग रही, इसलिए ऐसे क्या होता है क्या सर, ये मंदाग्नि के कारण ही होगा ना सर? बराबर, आपका बात 100% सही है। तो आप अग्नि बढ़ाने के लिए कोई आसवरिश दे सकते हैं, द्राक्षासव, द्राक्षारिश, झंडू पंचारिश। सर अभय अरिष्ट दिया है पेशेंट को मैंने, अभ्यारिश इसमें दिया तो ठीक है ना, बढ़ेगा, अग्नि बढ़ेगा। 40 साल के बाद अगर फिजिकल एक्टिविटी नहीं है तो अपने आप बैठे बैठे भी अग्नि बंद हो जाता है। 45 एज है फीमेल की सर। हाँ, तो अपने आप ही अग्नि बंद हो जाता है अगर इतना फिजिकल वर्क नहीं है तो। सर सूक्ष्म त्रिफला AKT भी तो पेन भी रिड्यूस करेगा ना सर, सूक्ष्म त्रिफला इन्फेक्शन भी AKT कंट्रोल कर देगा। या फिर ये जो रहते हैं ना, अगर बहुत ज्यादा पेन है तो स्पाइनल, नहीं सॉरी, लोकल एनेस्थीसिया दीजिए, ज़ैलोकेन जेली। तो कैलाश जीवन और हल्दी को मिक्स करके वहां पे लगा दीजिए लोकली। ओके सर, कैलाश जीवन और हल्दी देती हूँ मैं सर, लेकिन जात्यादि तेल का गुदे पीछू रखने के बावजूद भी पेशेंट को पेन रिलीफ नहीं होता। और सर जो सरकमफ्रेंस रहता है ना, वो जितना बढ़ना चाहिए आफ्टर कफ रिफ्लेक्स, पेशेंट को हम बोलते हैं कफ रिफ्लेक्स, या उसका स्पिंक्टर का जो टोन जितना बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ता। तो उस टाइम पे पेशेंट बोलता है कि मॉडर्न वाले तो बोलते हैं उनको कि सर्जरी ही रिक्वायर करे, और रिकरेंसी उसमें तो 100% रहती है, क्योंकि पेशेंट अपना पथ्य पालन नहीं करता। तो हमारे यहाँ पे रिकरेंसी ना हो और पेशेंट का वो सरकमफ्रेंस बढ़ जाए, इसीलिए हम क्या कर सकते हैं? क्षीर बला तेल का बस्ती दे दीजिए, क्योंकि वो बला है ना और दूध है। क्षीर बला तेल, उससे वो पूरा सरकमफ्रेंस बढ़ जाता है। और अगर हील करना है तो जात्यादि तेल का दीजिए। ओके सर, ठीक है। मैडम फिशर है इसीलिए वो कंस्ट्रिक्टेड है स्पिंटर। हाँ हाँ फिशर वही हील अप सर। होने के बाद वो रिलैक्स हो जाए। सर मैंने पीआर करके देखा तो वो कफ रिप्लेस के बाद भी वो सरकमफ्रेंस नहीं बढ़ रहा था। नहीं और होगा, अभी हाँ नहीं नहीं होगा, फिशर होगा है ना, था, एक्टिव है। ठीक है। टाइप है क्या वो, बहुत ज्यादा कड़क हाँ है सर, क्या? सेंटिनल टैग थोड़ा सा है, वन साइड थोड़ा सा रहता है, टैग जैसा फॉर्मेशन हुआ है, और वन साइड पे ये फिशर के जो वुंड रहते हैं ना वैसे रहते हैं सर उसको, पेशेंट को। और मैंने कल पेशेंट को देखा। बहुत दिन तक आपको बस्ती देना पड़ेगा। बाकी डॉक्टर रवि कुमार सिंह सर से पूछते हैं, सर क्या बोलते हैं। सर डॉक्टर रवि कुमार सिंह सर, सर्जन सर, हमारे आयुष दर्पण की सुश्रुत हैं आप सर। सर अभी शायद खाना खा रहे हैं डॉक्टर रवि सर। सर आएंगे तब बताएंगे। ओके सर, थैंक सर को आने दीजिए तब बताएंगे। ठीक है, आप अभी होल्ड पे रखिए, अभी सर को हम बुलाते हैं तब तक। डॉक्टर मंदाकिनी जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं? हाँ ये सर, नमस्ते सर।
सर वो हाँ। उस दिन मानवी वाला केस हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, तो अभी हाँ। तो क्या हुआ है सर ना कि उसके ना मट्ठा पी रही थी ना, तो उसके सिर में बहुत दर्द हो रहा है, तो उसने बोला अपनी मम्मी को कि मट्ठा मत ना, पीजिए ना, अभी मट्ठा ठंडा का सीजन है, आप हाँ मट्ठा देंगे तो फिर उससे सर दर्द हो गई ना, वायु का प्रकोप हो तो जाएगा। हाँ उसने बंद कर दिए, मैंने बंद करवा दिया। फिर वो बार बार मोशन जाने से उसके पाँव में दर्द वगैरह हो रहा था, तो मैंने मसाज वगैरह के लिए बोला, उसकी मम्मी कर रही हैं। तो और आप अब अभी क्या करिए कि उनको अगर हो रहा है तो एक सांडू का ही आता है बिलाजिल, फुटेजारिस्ट, वो पिला दीजिए, बंद हो जाएगा। बिलाजिल, हाँ आता है वो, मैं यूज करती हूँ बिलाजिल। वो ठीक खिला है देख, दीजिए, वो बंद हो जाएगा। हाँ क्योंकि वो 5-6, और सर दूसरा चीज ये है ना कि वीकनेस बहुत ज्यादा हो गई है, बार बार मोशन ज्यादा करते हैं उसको। सब ठीक हो जाएगा। और प्रमथ्या या पेया टाइप ऐसे कुछ दे दीजिए लिक्विड फॉर्म में। अच्छा लिक्विड, और ना वो आप जैसे सर ना जैसे बार बार वो, सर मुझे ऐसा लगा ना जैसे कि वो कुछ नहीं खा रही है, दाल वाल सब छोड़ दिया उसने और केवल गुड़ रोटी खा रही है, बोल रही है कि मुझे गुड़ से आराम रहता, दर्द नहीं होता। तो सर कहीं ऐसा ना हो कि मतलब गुड़ भी गर्म है और हम जो लहसुन आदि बटी या फिर हिंगवष्टक वगैरह दे रहे हैं कुछ ज्यादा करके, वो इसलिए तो दाह नहीं हो रहा है उसके लैट्रिन के रास्ते। लहसुन आदि वटी बंद कर दीजिए, गर्म होता हाँ है तो वो। मैंने हिंगवष्टक बंद किया फिर। लहसुन आदि भी बंद कर दीजिए। और आप ना ये सब अभी मत दीजिए, आप प्रवाल पंचामृत दीजिए, वो भी दीपन पाचन करता है। प्रवाल पंचामृत, कामदुधा, जो पित्त का मैंने बोला शमन भी कि करे। आप और कहीं वहां पे मतलब वो कट हो गया हो बार बार मोशन जाने से, तो बोली कि नहीं है, तो फिर अभी गुदा पिचू कराया, नाभि पूर्ण करा दिया आयरन तेल से। और आप कुछ अभी लहसुन आदि वटी हटा दीजिए, अभी कुछ दिन, 2 दिन 3 दिन। अभी बस सिर्फ बिलाजिल चला देते हैं ना। हाँ और कुटज घनवटी का कुछ रोल करेंगे क्या? हाँ हाँ, कुटज घनवटी भी काम करेगा। तो सर कुटज घनवटी अगर हम दें तो कहीं ऐसा तो ना हो कि फिर वो बंद हो जाए लैट्रिन, क्योंकि हमें तो आम निकालना ही है ना। आप सबसे अच्छा बिलाजिल दीजिए, बिलाजिल से कभी कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, कुटज से हाँ, होता है, रुक्ष होता और है ना। सर एक बैद्यनाथ का वो गंगाधर चूर्ण भी आता है ना। हाँ, लेकिन चूर्ण कल्पना से रुक्षता बढ़ सकती है। अच्छा सबसे तो अभी बिलाजिल दे देते हैं, और अगर बिलाजिल अभी रात में अगर उनको नहीं मिलता है वहां, तो मैं बोल दूंगी कल बेल खरीद के उसका वो बीज का खा दे मज्जा। हाँ हाँ। हम्म, ठीक है सर, ठीक है। और ये ठीक है अभी लहसुन आदि वटी गर्म दवाइयां मत दीजिए, शारदा हाँ, में सर दर्द। मैं जा रही थी बंद करने लक्षणादि वटी, फिर मैंने कहा कि आपके ट्रीटमेंट में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए मुझे, इसलिए मैंने अपना हिंगवष्टक बंद कर दिया। और फिर मैं सोच रही थी कि मैं उसकी जगह उसको द्राक्षारिष्ट वगैरह या कुछ ऐसा चलाऊं। हाँ, द्राक्षा से और द्राक्षारी से भी पेट अच्छे से साफ होता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता। कुमारी या सब तो सर फिर वो पित्तदाह कर देगा, है ना। हाँ, द्राक्षा से और द्राक्षारिष्ट दीजिए। हाँ तो मैं लक्षणादि वटी और हिंगवष्टक बंद करके फिर वो बंद कर दीजिए। बिलाजिल हो चला। हिंगवष्टक भी कितना गर्म दवाई है। और हाँ लहसुन, मसल मैं उसको 1 पिंच दे रही हूँ, जबकि मुझे पता है ना वो, क्योंकि वो लड़की जो है आप वो, हाँ। लहसुन आदि वटी का कंटेंट्स देखिए, उसमें क्षार है, यवक क्षार वगैरह है। हाँ तो जब लहसुन आपने का दिया था ना लक्षणादि बटी, तो मैंने सोचा, मैंने कहा सर ने तो ये क्षार कंटेंट वाला दिया है। फिर मैंने कहा देखते हैं सर अब सर का ट्रीटमेंट सर ने क्या सोच करके दिया है, तो फिर मैं अभी वही ऑब्जर्व भी कर रही थी, तो आज गुड़ उसने लिंग मुझे बोल भी परिच्छेद दिया। उपशा मनुष्याभ्याम, मतलब हाँ हम जब ट्रीटमेंट देते हैं तो हमें और पता चलता है कि गुड़ लिंग क्या है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है सर, ठीक है, ओके थैंक यू। और डॉक्टर शशि मैम कैसी हैं? आपने हैंड रेज किया है मैम, शशि हाँ तिवारी सर, मैम। गुड इवनिंग सर। मैं एक तो ये पूछने वाली थी, मुझे याद आया कि एक बार आप बताते थे ना कि हाइट बढ़ाने के लिए राइट नॉस्ट्रिल्स में किसी चीज का नस्य देते हैं, वो मैं भूल गई थी, सो मैं वो पूछ रही थी। हाँ, जी सर। पूर्ण सोम करके एक दवाई आता है, नारियल के तेल में बनता है, उसका नस्य देने से जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, पीड़ा नाड़ी का स्टिमुलेशन होता है, उससे हाइट बढ़ता है। तो मार्केट में आता है सर? नहीं आता है, वो बनवाना पड़ता है, नहीं आता है वो। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जैसे सर कोई मान लीजिए पेशेंट हो, 24-25 साल का लड़का, लीन एंड थीन हो, और उसको एसिडिटी वगैरह की काफी प्रॉब्लम हो, क्योंकि थोड़ा वो जंक फूड वगैरह खाता हो, तो और उसको जब मतलब वेट गेन कराना हो, तो पहले तो उसका पित्त समन करेंगे है ना सर, ग्रहणी दृष्टि के बाद ही फिर उसको ऐसा सौमला वगैरह सारी चीजें चला सकते हैं ना। हाँ, पहले आप ना क्या करिए कि पहले तो अभी वो विरेचन करा दीजिए, त्रिवितलेहम खिला के 1-2 दिन, पेट साफ अच्छा। करके तब कुछ दीजिए। नहीं, उसको क्लासिकल कॉन्स्टिपेशन कराएं वगैरह ना नहीं है कराएं, लेकिन पेशेंट को, बट एसिडिटी की प्रॉब्लम है उसको।
तो खाता है वक्त पे वक्त कुछ कुछ अपना रात में भी अगर आप जैसे क्लासिकल कराना चाहते हैं तो 3 दिन स्नेहन शोधन करके फिर त्रिविक्रम लीजिए। 3 दिन या 5 दिन या 7 दिन ऐसे करके, या फिर आप नॉर्मली ऐसे ही खिला के पेट साफ करके 1 दिन लंघन करा के फिर भूख लगे तब फिर दवाई शुरू कर दीजिए। ठीक है सर। दूसरी बात, जैसे ये मैम कह रही थी लूज मोशन होने के लिए, तो पेशेंट को अगर लूज मोशन हो रहा है तो ये जायफल जो होता है एडल्ट के लिए तो पूरा 3 ग्राम दे देती हूँ मैं। बच्चों को जैसे देना, वो जो बच्ची थी 10-12 साल की, तो उसको आधा जायफल जो है पाउडर फॉर्म में करके नॉर्मल वाटर से दे दे, मतलब सादे पानी से। विद इन हाफ आवर मतलब तुरंत ही स्टॉप हो जाता है लूज मोशन, और उसका कोई वो नहीं होता है क्योंकि ग्राही है ना जायफल सर। और मैं तो हमेशा किसी को भी लूज मोशंस होता है घर में या बाहर में भी, तो मैं जायफल ही देती हूँ और कोई मेडिसिन नहीं देती हूँ, तुरंत लूज मोशन स्टॉप होता है। ठीक है ना, बहुत अच्छा बताया आपने। थैंक यू सर। ऐसे बोलते हैं ना, जाति फलम कषायुष्णम लघु ग्राही, ऐसे कुछ तो है श्लोक, ग्राही हाँ शब्द। ऐसा है। एक्चुअल मैंने एक वैद्य जी की बुक थी उसमें पढ़ा था, तो तब से मेरे घर में जिसको भी लूज मोशन होता है, चाहे हस्बैंड को, बेटे को, छोटे बच्चों को हो, किसी को भी हो, तो मैं देती हूँ और हमेशा मतलब रिजल्ट आया, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि नहीं आया है। तो बड़ों के लिए उसका पूरा जायफल का बोलते हैं 3 ग्राम, तो एक मैक्सिमम जायफल को मैंने वेट करके देखा है, ऑलमोस्ट 3 ग्राम के आसपास की ही उनका होता ही है वेट। तो बस पाउडर बना करके पानी से दे दें, और उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि जैसे लूज मोशन में रोका है तो गैस बने या कुछ और तकलीफ हो, ये सब कोई तकलीफ नहीं होती सर। सबसे बड़ी अच्छी मतलब बात इसमें ये है। और फिर भूख लगे तो जैसे सुबह था कि शुरुआत में थोड़ा सा लंघन कर लें, अगर भूख बहुत ज्यादा लगती है तो पतली खिचड़ी उचड़ी बाद में खा सकते हैं, अदरवाइज में नारियल पानी वगैरह अपना पिए। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। आपका कान ठीक है? सर मेरा कान बीच में तो बिल्कुल डिस्चार्ज नहीं हो रहा था, उस दिन मैं गई भी थी जब पटनायक सर से मिलने। अभी मैं देख रही हूँ थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का डिस्चार्ज हो रहा है, वैसे बाहर कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन जब फिंगर डाल रहे हैं तब लग रहा है, या उसमें थोड़ा सा हैवीपन लग रहा है। और जो डिस्चार्ज है सर उसमें स्मेल है। अच्छा, स्मेल है। हम्म। अच्छा और ब्लैक कलर का डिस्चार्ज है। अच्छा। हम्म। तो वो ऐसे नहीं, बाहर कुछ भी नहीं निकल रहा, लेकिन जब आप क्लीन करेंगे तब वो निकल रहा है, और ऐसे हैवीनेस वहां लग रही है। अच्छा तो वही तो सर बहुत लंबा खींच लिया, पता नहीं कब ठीक होगा परमानेंट। सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करिए। थैंक यू सर। उस दिन तक ठीक था, वरना उस दिन मैंने संडे को कहा कि हेयर वॉश कर लो, तो फिर 15 दिन बाद मैंने वॉश किया, और जब वॉश किया तब से फिर लग रहा है तुरंत प्रॉब्लम। यही हाल है सर। थैंक यू। कोई कुछ बोल नहीं रहा है, आवाज नहीं आ रही है। हेलो। आ रही है हाँ मैम। बोलिए आपकी आवाज आ बोलिए। रही है। आवाज कट गया था, नेटवर्क का प्रॉब्लम था। हाँ अच्छा बोलिए मैं, मैम। सर मुझे कुछ नहीं बोलना था, मैं वो बता तो दिया कि ये प्रॉब्लम चल रही है, ले रहे हैं मेडिसिन, आराम आ जाएगा। हाँ जी ठीक है। ठीक है, आप थैंक यू कुछ सर। मत लिखना और वो कंटिन्यू रखिए। हाँ जी सर। ठीक है, फिर थैंक यू बताइए। सर। थैंक जी यू। सर, थैंक यू सर। और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। हेलो हेलो। हेलो हाँ जी, प्रणाम सर। प्रणाम मैम। हाँ सर, वो एक पेशेंट मैंने डिस्कस किया था फाइब्रॉइड यूट्रस का, उसका फाइब्रॉइड तो अब जैसे रिसेंट अल्ट्रासाउंड में नहीं आया है, बट उसका है अल्ट्रासाउंड में ये लिखा हुआ है कि एंडोमेट्रियम इल डिफाइंड मार्जिन, तो उसकी कोई थिकनेस वगैरह भी नहीं लिखी। तो तो अब ये है कि इसकी एंडोमेट्रियम स्ट्रेंथनिंग के लिए ट्रीटमेंट का उसका प्लान करना चाहिए या कोई और कुछ। करना चाहिए तो आप क्या करिए कि आप ये दे दीजिए, जो ग्रंथिरज फॉर्मूला है। हाँ जी, ठीक है। तो सर बाकी उसका जैसे रक्त पाचक और प्रवाल और ये सब चल रहा है, उसके साथ में ये ऐड हाँ कर दूं, है ना? हाँ जैसे दीपन वगैरह भी मैंने उसे नागरमोथा चूर्ण वगैरह ऐसे दिया हुआ है। आसव वरिष्ठ में भी जैसे काल मेघ आसव, पहले दशमूलारिष्ट
द्राक्षारिश दिया था, काल मेघासव दिया था, हाँ तो उसके साथ कुबेराक्षवटी भी सर अभी चलने दूं थोड़ी देर? हाँ, चलने दीजिए। ठीक है सर, ठीक है सर, यही पूछना था। थैंक यू सर। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है तो बताइए। हेलो मैम केस के बारे में थोड़ा सा डिटेल बताइए, यूटेराइन फाइब्रॉइड के। हाँ जी मैम। मैम वो पेशेंट ना मेरे पास जैसे मार्च एंड में आई थी इसी साल, तो वो 1.5 साल से परेशान थी, जैसे उसे मेनोरेजिया की प्रॉब्लम थी, 45 इयर्स की पेशेंट थी। तो उसकी एंडोमेट्रियम, उसे थिकनेस उस समय 16 mm थी और ब्लीडिंग काफी ज्यादा, मतलब जैसे 26 मार्च को आई तो फर्स्ट से उसकी ब्लीडिंग चल रही थी। तो तुरंत उस समय तो उसे मैम नागकेशर चूर्ण और तंडुलोदक, कुर्जारेश, पुष्यनुक चूर्ण, प्रद्रांतक लो ये दे दिया था। तो 3rd-4th डे से उसकी ब्लीडिंग स्टॉप हो गई। तो फिर उसे उस समय अल्ट्रासाउंड कराया, थोड़े दिन बाद उसने खुद ही करवा लिया, तो 13 mm थी उसकी, 12-13 mm थिकनेस। फिर उसका ये चलता रहा ट्रीटमेंट। तो 1.5 महीने बाद फिर उसे जस्ट स्पॉटिंग ही हुई एक ही दिन। तो मैंने उसे बोला था फिर अल्ट्रासाउंड करवा लो, बट पेशेंट को थोड़ा जैसे रिलीफ मिल गया, तो उसने 2 महीने बाद करवाया अल्ट्रासाउंड। तो फिर उसमें आया कि 8 mm का फंडस पे, उसका फंडस रीजन पे 8 mm का फाइब्रॉइड है, और फॉलिकुलर सिस्ट एक ओवरी में, और नेबोथियन सिस्ट यूट्रस एक्सटर्नल ऑस पे तो पहले की अल्ट्रासाउंड में भी था ही। उसे फिर मैम जैसे सूक्ष्म त्रिफला, AKT और प्रवाल, स्वर्ण मालती, बसंत, ये सारा कुछ, जैसे द्राक्षारेष्ट, दशमूलारेष्ट, ऐसे बीच बीच में मैंने ऑल्टरनेट रस पाचक, रक्त पाचक, मांस पाचक भी दिया था। तो फिर जब उसका ये फाइब्रॉइड वाला आया, फिर उसे थोड़ा और मैंने कुबेराक्षवटी देनी शुरू कर दी साथ में, बट वो पेशेंट रेगुलर ले नहीं पाई क्योंकि उसे शायद रुक्षता, वैसे तो वातानुलोमन भी मैं कर रही थी, बट उसे ये लग रहा था भूख कम लगने लगती है। फिर वो जैसे 2 BD की जगह कई बार 1 BD लेती थी, कई बार 1 OD ही लेती थी अपनी, मतलब जैसे उसे ठीक लगता रहा। तो अभी 2 मंथ्स बाद उसका अल्ट्रासाउंड आया कि उसमें फाइब्रॉइड तो नहीं है, सिस्ट वगैरह, नेबोथियन सिस्ट, फॉलिकुलर सिस्ट, ओवरी सब कुछ नॉर्मल है, बट उसका ये आया कि इल डिफाइंड मार्जिन्स ऑफ एंडोमेट्री। तो ये सर मुझे पूछना था मैम थोड़ा क्वेरी इसमें कि अभी तो आपने कुबेराक्षवटी दी, लेकिन पित्त प्रकृति का मेट्रोरेजिया है, तो कुबेराक्ष जो रहता है वो रक्त को द्रवता प्रदान करता है। तो हम कुबेराक्ष ये डालेंगे, उसका एंटीमेंसिव स्टार्टिंग में हुआ था, मेट्रोरेजिया करके आपके पास आया था, उसके बाद उसका कम हो गया ब्लीडिंग, बराबर है? तो हाँ जी। अभी कुबेराक्ष चालू रखेंगे तो उसका फिर से हेवी ब्लीड होगा क्या? नहीं सर, पाठक सर आप भी मुझे क्लियर करिए, क्योंकि एक कुबेराक्ष तो बहुत अच्छा काम करता है मुझे पता है, हाँ। लेकिन ये पेशेंट का प्रकृति मानो कि पित्तज प्रकृति का है, और उसका मेट्रोरेजिया है, उसका हेवी ब्लीड है, या एंडोमेट्रियम का थिकनेस अभी, और यूट्राइन फाइब्रस फंडस अभी स्पॉटिंग कम हुआ है, 1 डेज ही हुआ है उनका, बहुत अच्छा है, लेकिन स्पॉटिंग एक ही दिन हुआ था जैसे मई में, और उसके बाद वो फिर अतिवृष्टि होगी वो उसके कारण ही, क्योंकि उसका HPO एक्सिस जेवढा जितना अच्छा चाहिए था वो उसके कारण वो एंडोमेट्रियम थिकनेस नहीं बना रहा। लेकिन आप अभी कुबेराक्ष जब देंगे तो वो फिर से लेखन काम करेगा, और फिर से उसको रक्तस्राव माने हम ब्लीडिंग फिर से होगी क्या? ये थोड़ा सा मुझे डाउट क्लियर भी करना है, और थोड़ा सा क्लियरिटी भी होना चाहिए, क्योंकि हम कुबेराक्ष कब यूज करें और कब ना करें, यूज कब करें के बजाय कब ना करें, ये ज्यादा बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए हम क्या होता है कि कुबेराक्षवटी क्षारधर्मी है, बहुत ज्यादा गर्म दवाई है। हाँ हम लोग फाइब्रॉइड और सिस्ट वगैरह में देते, क्षारधर्मिता उसमें। हाँ, और पित्तज प्रकृति के पेशेंट में तो फिर क्या करें सर? मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि नहीं देना चाहिए। हमें पहले रस और रक्त धातु को अच्छा करना है, वहां पे रस पाचक, रक्त पाचक दे के, जैसे ये मैम का केस है उसमें रस धातु अच्छा करे, तो ताप्यदी लौ दे, नवायस लौ दे, रस पाचक, रक्त पाचक दे के और घृतपान करा के पहले रस धातु को, रक्त धातु को अच्छा करे, तो आर्तव अपने आप आने लगेगा।
सर मेरा घृत का कौन सा घृत प्रेफर करे ऐसे पेशेंट में? ऐसे में दाढ़ीमाती घृत है, फल घृत है, काश्मीरियादी घृत है। ओके ठीक है, ओके। बाकी अंजना मैम से पूछिए। मेरा पर्सनल है कि पहले कुबेराक्सोटी नहीं देना है, पहले रस और रक्त को प्रबल स्ट्रांग करना है, उसके बाद हाँ। कुबेराक्सोटी अगर चाहिए तो दीजिए। सर मेरा क्वेरी सही है ना? आपका सही है। हाँ सर, नहीं मैम से भी वो थोड़ा क्लियर हो जाएगा, मैम का भी और मेरा भी, इसीलिए मैंने पूछा मैम, डोंट माइंड। हाँ जी मैम, क्योंकि कुबेराक्षवती ना अभी उससे मैंने 20-25 दिन पहले जब स्टार्ट करी, हाँ। 3-4 दिन तो उसे ये हुआ, रुक्षता, मतलब भूख नहीं लगना, ये तो मैंने उसे कहा स्टॉप कर दो थोड़े दिन। तो अब मैंने फिर उसे कहा तो है, 2-3 दिन से कहा है कि अभी वो 1 OD ही ले रही है, शायद तो उसकी वजह से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट उसके पीरियड जैसे अक्टूबर में आए थे 5th और 6th को 2 दिन के लिए ब्लीडिंग हुई थी नॉर्मल, बट अभी नवंबर में फिर नहीं आए हैं। ओके मैम, इसमें देवदारवादी भी बहुत अच्छा काम करता है, देवदारवारिष्ट भी बहुत अच्छा काम करता है इसमें, और अपना तापेदी लोह भी बहुत काम करता है इसमें। हाँ जी, ताप्यादि लो, नवाइस लो तो काफी चलता रहा उसे। देवदार व्यारिष्ट नहीं मैंने दिया, वो भी मैं दे दूंगी। बाकी अंजना मैम से पूछिए। हाँ अंजना मैम है? अंजना मैम है? मैम, अंजना मैम। गुड इवनिंग मैम। हेलो, शायद नहीं। जी सर, नमस्कार नमस्कार कमल मैम, नमस्कार। नमस्कार जी 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 जी, मैं सुन रही थी मैम, वो आपकी सर की बात एकदम सही है। उसमें जैसे भी बहुत तीक्ष्ण और क्षारीय द्रव्यों को हम लोग को अवॉइड ही करना ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि आपने बताया कि पित्तज प्रकृति का पेशेंट है, तो यहाँ सूर्यशेखर रस का काम बहुत अच्छा होगा। हम तो जनरली ऐसे केसेस में फिर जो है, अगर हमें मेडिसिन चेंज करनी होती है, या फिर हाँ जिस जी, तरह से आपने मेरा बताया सूर्यशेखर कि चल जो रहा है। हमें जहाँ तक लग रहा है कि वहाँ 6 जनने संप्राप्ति हो गई है ना, तो आपको रसायन की तरह से या फिर सबसे पहले संतर्पण चिकित्सा की तरह से सोचना चाहिए। तो यहाँ क्षीर वाला तेल का बहुत अच्छा रोल आएगा। क्षीर वाला तेल का पिच्चू भी अच्छा काम करेगा, बस्ती भी काम करेगी, क्षीर वाला तेल का नस्य भी काम करेगा। और जैसे आप मेडिसिन के बारे में बात कर रहे थे, तो कुबेर अक्षाधिवटी को आप अगर रिप्लेस कर सकते हो तो आप सूर्यशेखर रस बहुत अच्छा आपको यहाँ रेस्पॉन्स देगा। ठीक है मैम, स्वर्ण सूर्यशेखर वैसे चल ही रहा है उसका, चल रहा है ना, तो कुबेर हाँ जी। अक्षाधि को हटा दिया जाए ना, कुबेर ठीक है। अक्षाधि। हाँ, उसको धात्री धात्री सरस के साथ दीजिए, आंवला सरस, अगर ये फ्रेश आंवला सरस आ रहा है उसके साथ दीजिए तो और इफेक्ट अच्छा मिलेगा। ठीक है, ओके मैम, ठीक है, थैंक यू मैम। जी मैम। पर मैम इस केस में थोड़ी मेरे को भी क्वेरीज है, जैसे स्टार्टिंग से हमने इसकी मेडिसिन दी तो एकदम से ब्लीडिंग तो स्टॉप हो गई है ना, तो फिर उसका फाइब्रॉइड डेवलप हो गया, जैसे जो सारा कुछ दिखा रहा है, तो फाइब्रॉइड भी अब डिसॉल्व हो गया, जैसे जो भी, तो अब ये आ रहा है कि इल डिफाइंड मार्जिन्स हैं उसके एंडोमेट्रियम के। तो मैम ये कहीं ना कहीं जो ऐसे ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है ना, पीछे हैवी मेंस्ट्रुएशन हो रही थी, जो हार्मोनल इम्बैलेंस था, तो ये मैम फिर ऐसे ऐसे संप्राप्ति बनने का मतलब क्या रीजन? चलिए ना मैम, देखिए क्या है ना, आपने अच्छा मेडिसिन दिए, आपने उसको क्या किया कि दोष दूसरे समूचना को विघटन किया, और संप्राप्ति विघटन के कारण आपको ऐसा लगा कि फाइब्रॉइड तो डिसॉल्व हो गया है। लेकिन जो रा सरफेस होती है, मीन्स की जहाँ दोष दूसरे समूचना स्टार्ट होती है, स्पेशली जो साइट ऑफ एंडोमेट्रियम होती है, जो गर्भाशय की जगह होती है, जहाँ पे मेनली जो है कहा जाएगा कि उसको स्थान संचय मिला था ना, तो वहाँ जो यूएसजी बता रही है, इसका मतलब है कि वहाँ भी वो स्मूथनेस या वहाँ पे भी जो पुरानी जो स्पेस है वो नहीं बन पाई है, या रीजनरेशन नहीं हुई है ना? जी ये जी। हुआ ना, ठीक है। वहाँ जी, तो वहाँ के लिए जैसे शतपुटी अभ्रक भस्म है, या सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्म है, बंग भस्म है, त्रिभंग भस्म जिसे कहते हैं, सब त्रिभंगेश्वर कहते हैं, गिलोय सत्व है, तो जो भी रीजनरेशन वाली मेडिसिन है, पुनर्नवा बंडूर यहाँ काम करेगी है ना, गैरिक भी कुछ काम करेगा, सन गैरिक, तो उस तरह की मेडिसिन देना होगा। और इसमें रीजनरेशन हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, इस टिश्यू को, जो भी गैपिंग हुई है, या जो भी अभी इल इल मतलब इल एपिथेलियम जिसे कहेंगे, बीमार है वो वहाँ, उस स्थान से
उसने किया है, तो उसको नॉर्मल लाने में जब आप इतना बड़ा कहना चाहिए कि हमने लेखन चिकित्सा से उसको डिसॉल्व कर दिया फाइब्राइड को, तो फिर हम उसको भी नॉर्मल लेके आ जाएंगे। रिजनरेशन होगा, रसायन चिकित्सा से भी होता है। शरण वसंत मालती का भी बहुत अच्छा रोल आएगा, नहीं तो लघु वसंत मालती या फिर मधुमालिनी बसंत भी यहाँ काम करता है। ठीक है, तो मैम अगर अब्रक और गिलोय सत्व ऐसे इनका मिश्रण बना के दूं तो किस किस उसमें डोज में, जैसे अबरक में डिपेंड करता है। अगर 640 देंगी तब तो 125 भी चल जाएगा। अगर 640 देंगी तो भी 250 दे सकती है। साथ में गिलोय सत्व तो मैं 500 mg देती हूँ। स्वर्ण स्थिभंगेश्वर मिला दीजिए, वो भी 250 मिला दीजिए। और उसके साथ में जो है इसमें अगर आप जैसे और क्या मिलाना चाह रही है, 3 तो मैंने बता ही दिया। पुनर्नवा मंडूर पेरिक हाँ, और तो वंगो पुनर्नवा मंडूर 250 मिला दीजिए। पुनर्नवा मंडूर 250 mg मिला दीजिए। एक्चुअली रस धातुएं जो है रस मेडिसिन जो भी है, गैरिक भी 250 बहुत होगा, क्योंकि पेशेंट को आप बहुत बड़ा जैसे कहते हैं ना, अब हम ही लोग हैं, अगर हमसे कोई कहे कि 3 ग्राम खा लो तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। रस औषधियां हैं, कम क्वांटिटी में दीजिएगा, है ना। उसके साथ कुमारी सब दे दीजिए, या फिर आप काल मेघा सब दे दीजिए, तो और रीजनरेशन बढ़ जाएगा। मैम इसमें क्षयात्मक संप्राप्ति हम मानते हैं, तो इसका उल्टा भी हो सकता है। कभी कभार पेशेंट हमारे पास आता है, यूटेराइन फाइब्रॉइड और इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड रहता है और एंडोमेट्रोसिस भी रहता है, तो उसमें कैसे चिकित्सा करें? ये तो हम अपनी क्षयात्मक माने तो यह वृद्धिगत हो गया, लेकिन वृद्धिगत होगा पेशेंट का नहीं, जैसे सर मैम की हिस्ट्री थी ना कि पहले मैम ने बताया कि उसको ब्लीडिंग बहुत ज्यादा आ रही थी, ठीक है। फिर डायग्नोस हुआ कि ड्यू टू फाइब्राइड उसको ब्लीडिंग भी थी। तो पहले ब्लीडिंग, क्योंकि ब्लीडिंग तो हमें चेक करना ही है। अगर रक्त धातु है, रक्त धातु अगर अशुद्ध रूप के, अशुद्ध रक्त तो निकाल देंगे, लेकिन शुद्ध रक्त धातु को तो हमें कहीं ना कहीं स्तंभन करना ही है। स्तंभन करने के बाद वो हमने लेखन चिकित्सा से ठीक किया उनको। मेन उसकी चिकित्सा जो होगी, विरेचन किया होगा मैडम ने, पक्का विरेचन किया होगा, दीपन पाचन किया होगा, और मेन चिकित्सा लेखन चिकित्सा हुई। अब लेखन चिकित्सा के बाद क्या है कि वो जो एंडोमेट्रियम है वो वहाँ पे जो है अभी प्रॉपर अपना अपना जो उसका एक नॉर्मल लुक था वो नहीं ला पाई, या वहाँ रिजनरेशन प्रॉपर नहीं हो पाया। तो क्योंकि वहाँ स्थान संशय हुआ था, या वहाँ पे वो टिश्यूज जो थे उसको रिजनरेट हमें करना है, तो जो भी हमारा पुनर्नवा वगैरह का तो नाम ही बताया ना कि वो बिल्कुल नवीनीकरण करती है या नया बनाती है, इसीलिए हमने इस तरह का बताया है ना। उसमें एकदम कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है। ये केस ही अलग है। अब जैसे आपका क्या क्वेश्चन था, एक बार आप फिर से पूछिए। हाँ मैम, पेशेंट का एंडोमेट्रोसिस विद इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड जो रहता है या यूटेराइन फाइब्रॉइड रहता है, और पेशेंट का हिस्ट्री आईवीएफ या आईयूआई के कारण, फेलियर के कारण ये बना रहता है, तो उस टाइम पे हम क्षयात्मक या स्त्रोतरोध कैसे विचार करें? अभी मैम जैसे अभी आपने कहा ना कि इंट्राम्यूरल फाइब्राइड रहता है और आईवीएफ आईवीआई के कारण वो बना रहता है, ऐसा नहीं होता। अगर फाइब्राइड है तो वो आईयूआई कहाँ सक्सेसफुल, मतलब बहुत ही चांसेस फेलियर के कारण, फेलियर उसी के कारण ही है। ड्यू टू फाइब्राइड जो है वो आईयूआई फेलियर है, ड्यू टू फाइब्राइड आईवीएफ फेलियर है ना। हाँ, ये तो अब इसमें क्या है, अगर हमें देखना पड़ेगा। जैसे आप तो बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट दे रहे हो, बहुत अच्छा काम भी कर रहे हो, तो अकॉर्डिंगली देखना पड़ेगा ना कि पेशेंट की प्रकृति क्या है ना। और ग्रोथ तो मानते हैं, कोई भी ग्रोथ होती है तो वो जनरली, क्योंकि हम लोग मानते हैं श्लीशारिंगने मतलब कफ की प्रधानता तो है ही है, लेकिन कहीं ना कहीं धातवाग्नि मंद भी हो रही है ना, तभी तो वहां पे जो है कफ का आवरण बना, पित्त का जो है वो धातवाग्नि कम होने से या पित्त की अवस्था कम होने से वहां पे जो आवरण बनने के कारण जो है अपान वायु कुपित होने से दोष दूषित समूचना हो गई है। तो डिपेंड करता है कि इस कंडीशन को अगर हम एक जनरल, एक होता है सामान्य चिकित्सा और होती है एक विशेष चिकित्सा। तो जो सामान्य चिकित्सा अगर हम कर रहे हैं तो फिर हमें वायु का अनुलोमन ही करना होगा। हमको जो है कफ का आवरण को दूर करने के लिए कहीं ना कहीं हमें शोधन ही करना पड़ेगा। पित्त को बढ़ाने के लिए हमें दीपन पाचन ही करना होगा। तो अगर हम 3 सैद्धांतिक मेडिसिन को भी दिमाग में रख के चलें, जैसे हम लोग अक्सर बात करते हैं, क्योंकि फाइब्राइड का केस है तो वहाँ दाढ़ीमस्तक भी दे सकते हैं। दूसरी बात, हम पंचतीर्थ घृत के साथ दे सकते हैं, पंचगव्य घृत के साथ दे सकते हैं, पेशेंट के अकॉर्डिंग महातीर्थ घृत के साथ दे सकते हैं। फिर उसके बाद अगर ब्लीडिंग हो रही है अभी, तो पहले तो हमें ब्लीडिंग के लिए देखना है कि अगर वो शुद्ध रक्त है तो हमें रोकना है ना। चविकासव वगैरह दे सकते हैं। अगर हमें लगता है कि नहीं अब वो जो है रक्त नहीं है और हमें स्पेशल लेखन चिकित्सा करनी है, तो फिर वहां हमें अनुपान चेंज करना पड़ेगा। मैं वरुण शिग्रुपाद दूंगी, है ना। ओके। हाँ, तो उस तरह से मैडम जो है ना पॉइंट वाइज, पहले एक मोटी सी, मैं तो यही कोशिश करती हूँ
कम से कम बहुत स्पेसिफिक नहीं तो सामान्य संप्राप्ति तो माइंड में बननी ही चाहिए। हेतु के साथ साथ दोष दूसरे समूषणा किस रूप में हम उसको मान रहे हैं, कहाँ पे हमें श्रोत शोधन करना है, कहाँ पे हमने अग्नि को प्रदीप्त करना है, कहाँ पे हमें वायु का अनुलोमन करना है। उस ओके हिसाब से आप चलोगे तो आप कर ले जाओगे। ओके जी मैम। जी, थैंक यू मैम। हेलो मैम, एक केस के बारे में पूछना था। हेलो जी 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 बताइए। जी मैम। मैम 32 इयर्स फीमेल है। पहले भी मैंने ये डिस्कस किया था। पेशेंट 12 जब अभी मेरे पास आई है वो 32 इयर्स है और प्राइमरी इनफर्टिलिटी की है। तो पेशेंट जब 12 इयर्स की थी तो टॉर्शन ऑफ ओवरी हुआ था और ओवरियन मास या हेमोरेजिक सिस्ट के कारण उसको ओवरी निकाली गई है लेफ्ट साइड की। और उसके बाद उसको कोई इशू नहीं है। अभी 8-9 साल हुए उसके। तो पेशेंट अभी मेरे पास आया है, दीपन पाचन भी उसका हुआ है। तो उस टाइम पे मैंने हमारा सीए आपने बोला था तो मैंने उसका सीए 125 किया था। पहले जब ओवरी निकाली दी गई थी तब उसका 460 उसका था सीए 125। लेकिन अभी 5 है। सर्वाइकल पैप्समेयर भी नॉर्मल है और एमआरआई जो पेल्विस हमने किया था उसका तो उसमें मैम हेमोरेजिक सिस्ट और ट्यूबो ओवरियन मास करके ऐसा आया था लेफ्ट साइडेड जहाँ की ओवरी निकाली दी गई है। लेकिन आज मैंने उसका एचएसजी करवाया था कि अंदर का कोई उसका मैंने क्षीरबला आपने बोला था तो क्षीरबला अश्वगंधा या फलघ्रुति से मैंने उसका उत्तर बस्ती भी करवाया और ओरली दीपन पाचन के लिए पंचतिक्ता और दाढ़ीमाष्टक दिया था, रसपाचक रक्तपाचक दिया था, चंद्रप्रभावटी भी उसको दी थी, वातानुलोमन के लिए अविपत्तिकर चूर्ण उसको दिया था रात को मनुके के क्वाथ के साथ उसको, और दशमूलारिष्ट भी दिया था और कुमार्यासो भी एक टाइम चलाया था। अभी एचएसजी आज मैंने करवाया तो मैम उसका लेफ्ट साइड का तो पूरा ओपेक है लेकिन राइट साइड में हाइड्रोसाल्फिंग्स बना रहा है और ट्यूब का बाकी ओपेसिफिकेशन बहुत अच्छा है। लेकिन और उसका मैम मैंने उत्तर बस्ती करवाया तो लोकली उसका यूटेरस मानो या सर्विक्स का ओपनिंग है, एक्सटर्नल लॉस वो पूरा अच्छा है। लेकिन जो उसकी पहला जो उसका ऑपरेटिंग हुआ है ना वो ओपन करके हुआ था उसका जो टॉर्शन होने के बावजूद। तो वो उसके कारण मुझे लगा कि कहीं ये ट्यूबो ओवरियन मास राइट में भी ना हो या कैंसरस कंडीशन हो या इसलिए मैंने वो CA 125 किया था तो 5 करके आया था, 5 to 11 वो नॉर्मल आया था। लेकिन अभी HSG में तो ये हाइड्रोसाल्फिंग्स आ रहा है पेशेंट का। तो इसमें मैम पेशेंट का ये थोड़ा मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्योंकि हिस्ट्री ऐसी है उसकी टफ है और पेशेंट तो पूरा रेगुलर मेंसेस है और स्कैंटी मेंसेस है मैम। 2 days अभी मेरे पास आई है तो वो तीसरे दिन भी उसका फ्लो जा रहा है जो पहले नहीं जाता था। थोड़ा सा एनीमिक भी लग रहा था, ग्रहणी दृष्टि के थी तो अभी वो कवर हो गई उसको भूख। और एक क्लासिकल विरेचन भी मैंने उसका करवाया है। मात्रा बस्ती उसका अभी बला अश्वगंधा की चल रही है मैम। नश्य शतपुष्पा तेल का नश्य उसको चल रहा है। तो ऐसे केस में अभी हाइड्रोसाल्फिंग्स है तो राइट साइडेड ही हाइड्रोसाल्फिंग्स है, लेफ्ट का तो वो पूरा निकाला दिया गया है। तो इसमें कैसे विचार करें मैम, थोड़ा सा ट्रिकी है। और पेशेंट तो अच्छा है क्योंकि सब उसका पथ्य पालन अच्छा चल रहा है। एक्चुअली ना मैम क्या होता है कि अब ये हिस्ट्री जो है ना जैसे आपने बताया ओवरी उनकी खराब थी निकाली गई तो ये हाइड्रोसल्फेट वगैरह की मेन जो कॉम्प्लिकेशंस ये होते हैं कि सीलिया वगैरह भी डैमेज होने के डर होता है। जो सीलिया मतलब जो कि ओवम को जो है वो हेल्प करते हैं यूट्रन कैविटी तक पहुंचाने के लिए। तो यहाँ मेन कारण होता है। दूसरी बात ये हो सकती है कि समटाइम्स कुछ सीवियर इन्फेक्शंस के कारण भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है। तो हाइड्रोसल्फिंग्स जैसे है तो वहां पे अभी जो हम कर सकते हैं वो इतना ही कर सकते हैं कि वहां जैसे हम शिगरू पत्र का लेप कराइए है ना, अधोदर पे या शिगरू तेल का लेप कराइए है ना, स्वेदन कराइए उसको धारा जैसे कहते हैं ना परिषेक कराइए, धारा कराइए।
है ना। तो किसी भी जैसे धारा भी अगर आप कराना चाहते हो तो शिगरू तेल की धारा करा सकते हो आप। परिषेक के लिए आप वहाँ पे जो है वो शिगरूकात का परिषेक करा सकते हो, वर्णाधिकात का परिषेक करा सकते हो, ठीक है। या ठीक फिर है। आप जैसे एक काम हमारी मैम बताते थे, बड़ी मैम, वो कहते थे कि वहाँ पे जो है आप सिंपल तेल, जैसे माने हमने शिगरू तेल का लेपन किया और फिर हमने क्या किया कि वहाँ पे पोटली शोधन किया। ओके पोटली शोधन का भी अपना बहुत अच्छा रोल रहता है। मैम, पोटली किसका बना है वो? हाँ, पोटली तो उसमें मैम कहती थी कि जनरली जैसे बालू है ना, बालू का शोध, बालू का वालू। पोटली। हाँ, तो उसको थोड़ा हैवी होता है, तो हैवी लगाने से क्या होगा कि थोड़ा प्रेशर हुई होता है, और वहाँ हाइड्रो जो क्लेदन बहुत ज्यादा है ना, तो हाँ क्लेदन का मतलब ही है कि हमें वहां पे उस किसी भी तरह से क्लेदन को कम करना है, ठीक है। ओके तो यहाँ हाँ पे आपको इस तरह का स्वेदन का भी इफेक्ट अच्छा मिल सकता है, इसलिए मैंने इसको कहा। और साथ में थोड़ा सा आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो अभी कम से कम इतना तो है कि योनि बस्ती है ना, योनि बस्ती ही दीजिए। और योनि बस्ती में सहचर तेल है, देवदारू, तो अभी जो है देवदारू सिद्ध तेल बनवाइए इसमें, ठीक है। ओके। क्लेदन कम तो करता है, योनि कृष्ण पिछू क्या मैम? योनि बस्ती यानी उत्तर योनि नहीं, उत्तर बस्ती अलग होती है, उत्तर बस्ती अभी नहीं करिए क्योंकि हाइड्रोसल्फिंग्स है। आप उसमें क्या कर सकते हैं, मतलब सर्विक्स के पोस्टर जाके और थोड़ा सा जो है वहां पहुंचो ना, पूरा पोस्टर स्पेस में आपको अच्छा स्पेस मिलेगा। वहां आप 10 ml 20 ml तक जो है वो कलेक्शन दे सकते हैं फ्लूट का, ये स्पेशली तेल का, ऑयल का। और वहां पे उसको फिर सेंट्री पैड लगा के रख दिया जाता है 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा, पेशेंट जितना मतलब जब तक उसको लगे कि मैं लेट सकती हूँ वो लेटे। तो उसके बाद उसको इफेक्ट बहुत अच्छा मिलता है क्योंकि एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ जाता है ना, है ना। ओके अब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ जाता है तो वो जहाँ डायरेक्ट जो है वो अब्जॉर्प्शन होगा तो उसका इफेक्ट जो है वो प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूप से बहुत अच्छे से मिलता ओके मैम। है जी। और मैम हम दोषों का विचार करें तो ये कफ या क्लेद, ये कैसे, ये हिस्ट्री उसका ऐसे विचार करें तो उसका हाइड्रोसल्फिंग्स का मतलब ही हुआ ना कि वहाँ कफ तो है ही है प्रकोपित अच्छे से, और क्लेदन हुआ है तो उस क्लेदन को हमें कम करना है। पुनर्नवा, पुनर्नवा भी यहाँ बहुत अच्छा काम करेगा। पुनर्नवा का आप जो है पुनर्नवा सिद्ध जो है क्वाथ या पुनर्नवा सिद्ध तेल और पुनर्नवा की प्रिपरेशन भी यहाँ पे दे सकते हो। गोक्षु का भी काम है, गोक्षु क्षीर पाक अच्छा काम करेगा। देन उसके बाद हम नागर मोथा का यहाँ बहुत अच्छा से मतलब यूज कर सकते हैं। शिगरू वरुण शिगरू क्वाथ मैंने आपको बता ही दिया। बाकी बसंत कल्प भी अच्छा करता है क्योंकि इन्फेक्शन आता है किसी भी तरह का, तो मेरा बहुत उस पे वो है मिश्रण वसंत मालती या फिर लघु वसंत मालती, अभ्रक भस्म का भी काम आएगा, वंग भस्म भी काम करेगा। रिजनरेशन, टिश्यू का रिजनरेशन होगा, मतलब जो टिश्यू मेरा डिस्टर्ब हुआ है, डैमेज हुआ है, उसको रिफॉर्म करना है हमको। तो हमें कुछ रसायन औषधियां देनी तो पड़ेंगी मैम जो कि इधर प्राकृतिक। स्रोतरोध ही मानेंगे हम, स्रोतरोध और शयात्मक दोनों भी रहेगा, सिलिया का यहाँ क्षय। यहाँ पे स्पेशली हाँ संप्राप्ति जो हुई है वो अवरोध जन्य ज्यादा होगी, ओके अवरोध जन्य संप्राप्ति हो गई, करेक्शन हुआ है तो हमें स्रोत शोधन करना है। ओके मैम। मैम इधर जलों का हम लगा सकते हैं और उधर धारा कर सकते हैं इधर। देखिए अगर रक्त धातु तक हमें लग रहा है रक्षण मिल रहा है ना, पित्त और रक्त का आप देखिए अगर कुछ इस तरह का मिल रहा है वैसे, क्योंकि हम लोग इधर थोड़ा नॉर्थ इंडिया में हाँ क्योंकि आप लोग के साथ इतना जुड़ गए हैं तो इतना तो करते हैं, कभी कभी हम लोग वो भी करते हैं, हाँ जो है शिरावेद भी करते हैं, रक्त विश्रामण भी करते हैं। लेकिन अभी थोड़ा सा जलोका के मामले में अभी बहुत मैं सोच रही थी कि एक वर्क कराऊंगी स्टूडेंट को, लेकिन थोड़ा सा मेरा भी एक्सपोजर अभी कम है और यहाँ कम वैद लोग हैं जो वो इस तरह की ट्रेनिंग दे पाते हैं, तो वही है थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता है। तो वैसे तो सब लोग बहुत अच्छे से वीडियोस वगैरह देते रहते हैं जलोका वगैरह के बारे में, तो यहाँ मैं थोड़ी सी कहना चाहिए मेरी नॉलेज कुछ कम है तो इसमें और सब लोग बता देंगे, लेकिन मैं जहाँ तक हूँ मैं ऐसे ही ट्रीट करती हूँ। मैं लेपन कराऊंगी वहाँ पे, मैं जो है इसलिए धारा कराऊंगी, मैं वहाँ पोटली श्वेत कराऊंगी, है ना, यूनिवर्सिटी हाँ कराऊंगी। इसमें कर्ण आप पूरण का भी रोल मिलेगा, कर्ण पूरण का रोल मिलेगा आपको। मैम कर्णपुराण किस तेल से करूं इधर? तिल तिल से करिए, मदार का, मदार मदार मूल का क्वाथ का भी यहाँ रोल मिलता है। मैम इसमें जो रहता है ना, अभी तो उसका राइट साइड का है तो लेफ्ट साइड के कर्णपुरन करना चाहिए, अपोजिट अपोजिट। कलर, अपोजिट, हाँ ठीक है ना, राइट का मदार, है तो मदार अर्क, मदार अर्क मूल पत्र, क्वाथ, मदार अर्क। मूल क्वाथ, मदार मूल क्वाथ रूट का। ओके
उसका क्वाद का हम कर्ण पूरण करें। नहीं नहीं, तिल हाँ तेल का ओके कर्ण पूरण कीजिए, मदार मूल क्वाथ को पिलाना है, ओके मैम सेवन करना, ओरली देना है जी। ओके मैम ठीक। मैम इसमें सक्सेस चांसेस कितने रहेंगे पेशेंट को? हेलो हेलो मैम। हेलो, हाँ मैम, इसमें सक्सेस चांसेस पेशेंट को कितने रहेंगे? अभी आप ऐसे कुछ कह नहीं सकते। मैंने कहा ना कि हिस्ट्री जो डैमेज होते हैं सीलिया, उस पर हाँ डिपेंड करता है। अगर हाइड्रोसल्फिंग्स तो हम लोग ठीक कर ले जाएंगे, लेकिन सीलिया रीजनरेट हो जाए या सीलिया फिर से वर्किंग में आ जाए, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। लेकिन काम करिए, काम करना चाहिए, आप दीजिए मेडिसिन, हो सकता है आपको समय लगे, लेकिन मुझे लगता है रिजल्ट आएगा। ओके मैम ठीक है, देखती हूँ। थैंक यू मैम। ठीक है। अंजना मैम नमस्कार। जी सर, मैम नमस्कार सर। जी मैम नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्कार सभी को। मैम जी एक 40 वर्षीय महिला है, उनको पहली बार प्रेग्नेंट हुई हैं। दरअसल उनके हस्बैंड का कुछ स्पर्म काउंट का प्रॉब्लम था, इस वजह से उनका ट्रीटमेंट चल रहा, तो अब प्रेग्नेंट हुई हैं। उनको शुगर की भी प्रॉब्लम हो गई है पिछले कुछ सालों, 1-2 सालों से पहले शायद। तो उनका जो अभी है मैम कि उनका ट्विंस बेबी है। जी तो अभी 28 मंथ हो चुका है, लेकिन एक बेबी का तो सही है सब कुछ, लेकिन दूसरे बेबी का ग्रोथ कम बता रहे कि उसमें कुछ सप्लाई कम है। मैंने उनकी रिपोर्ट भी भेजी है मैम, जरा एक बार देख लें प्लीज। ग्रुप में है? जी जी ग्रुप में भेजा है मैम। ठीक है सर, देख लेते। जी ठीक है सर, तब तक और डिस्कशन करिए, हम बात देख के बताते हैं। जी मैम जी। हेलो हेलो, आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही मैम। जी मैम आ रही मैम। बोलिए, कोई तो बोलिए, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछिए। जी मैम एक केस और है मैम। एक पेशेंट है, 19 साल का लड़का है, और वो यूएस में है, और उसे क्या है, वो हाइट के लिए हमसे कांटेक्ट किया था मुझसे कि हाइट कम है। तो लेकिन जब मैंने उसका लिया थोड़ा सा, तो उसने कुछ एलर्जी भी बताई कई चीज़ों से, जैसे काजू बादाम अखरोट पिस्ता से, और डस्ट से, डॉग कैट से, एप्पल से, एप्रिकोट कीवी अनार, अंडे से, दूध से, और ठंड भी ज़्यादा लगता है उसे। और जब वो इंडिया आता है तो डस्ट से उसे प्रॉब्लम नहीं होता, यूएस में होता है, क्योंकि यूएस में एसी वगैरह हर जगह एसी होता है, इसलिए उसे वहाँ दिक्कत होती है। और उसे अलग अलग चीज़ों से अलग अलग तरह का उसे प्रॉब्लम होता है मैम, जैसे काजू बादाम अखरोट पिस्ता ये ड्राई फ्रूट्स हैं, इससे उसे रैसेस हो जाता है, ओठ उसके फूल जाते हैं और आंखों से पानी आता है। फिर डस्ट और डॉग कैट वगैरह से आंखों से पानी आता है, फिर सांस लेने में उसे तकलीफ होती है, डस्ट से, डॉग से और कैट से। और एप्पल से वो क्या होता है, उसे मुंह में दर्द होने लगता है। एप्रिकोट कीवी और अनार खाने से सुई चुभने जैसा दर्द होता है। अंडे से उसे पेट में मरोड़ जैसा बता रहा है, और दूध लेने से उसे खुजली होती है। तो इस तरह की दिक्कत है मैम। तो इसमें तो एक तरह से ग्रहणी दृष्टि तो है ही, मुझे लग रहा है। तो इसे किस तरह से क्या करें मैम इसे? जी सर, आप बिल्कुल सही समझ रहे हो। इसे ग्रहणी दृष्टि को ही आपको पहले ट्रीट करना पड़ेगा, क्योंकि जन्म से तो उसको ऐसे नहीं होगा ना कि जैसे कि हम डस्ट में भी जा रहे हैं, बच्चे तो खेलते भी है, मिट्टी में भी खेलते हैं तो भी वो तकलीफ नहीं होती है। इसको 19 इयर्स एज में ही क्यों आ रहा है? क्योंकि उसकी ग्रहणी दृष्टि है, उसकी इम्यूनिटी डाउन हो चुकी है। तो यहाँ पे जी आपको ग्रहणी पे ही उसका काम करना पड़ेगा। जी मैम। सर किस टाइप से लक्षण आ रहे हैं बाकी के वो भी देखिए। वातज ग्रहणी में जा रहा है, पित्तज में है, कोई स्ट्रेस लेने की हिस्ट्री वगैरह है क्या, उसको पूछिए।
तो फिर उसी टाइप से ट्रीट करना आप। पित्तजारी, कफज, वातज, जिस टाइप का ग्रहणी का दोष दिख रहा होगा ना आपको, तो वैसे जी उसको ट्रीट करिए, वो पूरा ठीक हो सकता है सर। जी और इसमें ये असली और जी जी थोड़ा सा कैट वगैरह से अगर डॉग से तकलीफ हो रही है तो उनसे दूर ही रहना पड़ेगा। जी जी जी। तो ये अलग अलग चीजों से इन्हें अलग अलग होता है। जैसे एप्रिकॉट की भी अनार से सुई चुभोने जैसा उसके मुंह में दर्द होता है। फिर काजू बादाम अखरोट से रैसेज और होठ फूल जाना, आंखों से पानी आना, इस तरह की है। तो इसे कफज भी है और थोड़ा बातज भी लग रहा है मैम। मैम शीत पित्त जैसा सर ये लगता है, आप जो बोल रहे हैं वो शीत पित्त होगा उसका। क्लासिकल विरेचन या वोमन हो तो बहुत अच्छा काम करेगा इसमें जी सर। दूध से खुजली हो रही है, अंडे से पेट में मरोड़ होता है। तो पहले भी खा रहा होगा ना, पर वो पहले खाता था तो कुछ नहीं होता था ना। जी जी पहले नहीं होता था, इधर 5-7 सालों से हो रहा है। 5 साल अंडे वाली प्रॉब्लम 5 सालों से बता रहा। देखिए सर, ये पेशेंट स्ट्रेस में होगा जरूर, आप जरूर निकालिए उसकी हिस्ट्री। जी जी। अच्छा मैम, स्ट्रेस हाइट उनके जी बोलिए। हाइट बढ़ाने के लिए उन्होंने कांटेक्ट किया था, तो हाइट में इसके लिए क्या दे सकते हैं मैम? सर पहले तो ग्रहणी पे ही काम करिए, फिर बाद में जैसे ग्रहणी अच्छी हो जाती है, इसके जो सब प्रॉब्लम्स चले जाएंगे ना, तो फिर जी बाद जी में आप उसके हाइट पे काम करना। हाइट के लिए तो जी फिर नॉर्मल आप जैसे अश्वगंधा है, शतावरी है, लाक्षादी गुग्गल है, और जी आसन अभी से तो आसन बता ही सकते हो आप। बाकी समझो मेडिसिन नहीं भी ऐड करते हो आप, तो आसन तो जरूर बता सकते हो। जैसे ताड़ासन काम करेगा यहाँ पे, हलासन, सर्वांगासन, चक्रासन और जी पवन मुक्तासन। ये अगर आसन भी किए जाते हैं ना, तो इससे भी बहुत अच्छे से फायदा होता है। जी जी 19 एक ईयर्स का है तो उसको बोल देना कि 1 साल है आपके पास हाइट बढ़ाने के लिए, तो 1 साल मेहनत करो थोड़ा सा। और जी बहुत जी जी सारे बच्चों में अगर रेगुलर एक्सरसाइज होती है, थोड़ा साइकिलिंग वगैरह के लिए बताइए, तो वो स्विमिंग कर रहा है तो स्विमिंग बताइए, तो इसमें भी फायदा मिल जाएगा उसको हाइट में। एक्सरसाइज करता है मैम वो? जी, जी जी एक्सरसाइज कर रहा है तो हो सकता है जिम में जा रहा होगा, तो उसका जी हाँ, डाइट करिए। जिम में थोड़ा सा जाता है। हाई प्रोटीन डाइट खाने की आदत रहती है ऐसे बच्चों में 19 एज में। जैसे जी बहुत ज्यादा जिम कर रहा होगा ना, तो भी ग्रहणी दृष्टि आएगी। जी 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 मैम। अच्छा, एक पूर्ण सोम ऑयल का नस से बता, एक बार मैंने इसमें हाँ, वो सर संभाषण बताते में हैं, ही सुना था मैम। सर जी, बताते हैं। तो ये पूर्ण सोम ऑयल कैसा है मैम? उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है? कुछ जानकारी मिलेगी क्या, अगर ये किन्हीं को सर मालूम हो बता तो? पाएंगे अच्छे से, मुझे नहीं बताया उसके बारे में, पर सर जरूर बताएंगे आपको। जी ये शायद पंचभौतिक का नुस्खा है ना मैम शायद? नहीं, पांचभौतिक का नहीं है, जमदग्नि सर का फॉर्मूला में है वो। और सर चंद्रशूल के बारे में भी बताते हैं। वो जो हलीम होता है ना, वो हाथ जी पे लेके, मतलब 1 किलो लेके 30 भाग में जी डिवाइड करना है 1 किलो को। एक भाग जी हाथ जी। में लेके उसको निगल जाना है दूध के साथ। अच्छा, दूध से निगल जाना है? हाँ, निगलना है, उसको चबाना नहीं है। अच्छा अच्छा, नहीं उसे भिगो के लेना होगा ना मैम? नहीं सर, हाथ में लेके बिना चबाए खाने के लिए बोलते हैं। सर से एक बार फिर से पूछेंगे। जी जी, अभी सर हैं क्या? सर है, शायद थोड़ा बिजी होंगे एक आधी बार, इसलिए नहीं है। सर चलिए। है, हाँ, जी आ जाएंगे 2 मिनट में। जी ठीक और है मैम। किसी को बोलना है, कुछ याद आ रहा होगा तो ओके, बताइए। सर थैंक की यू हेल्प। मैम। मैम गंध तेल कैप्सूल का जो होता है उसका भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, मैंने यूज किया है पेशेंट में, तो बढ़िया रिजल्ट आया है हाइट बढ़ाने के लिए। और जी मेन वही है कि डाइजेशन वगैरह ठीक करना, उसमें भी यही था कि बच्चे का मैंने सोने वोने का थोड़ा सा टाइम ठीक किया था, कि कम जी सोता था या रात को लेट सोता था, वो सब सारी चीजें ठीक करना। उस बच्चे को तो थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन वगैरह था, उसकी भी असर वही 16-17 साल की थी। तो जी मैंने उसको, क्योंकि एक वर्कशॉप में मैंने सुना था कोविड टाइम में, तो उन्होंने गंध तेल कैप्सूल सर ने यूज किया था, तो मैं गंध तेल कैप्सूल मैंने भी यूज किया है और अच्छे रिजल्ट आए हैं, पेशेंट की हाइट बढ़ी है। तो आप जी। भी यूज करके देख सकते हैं सर, इसी नाम से ही मार्केट में आता है गंध तेल करके, और सस्ता किस भी है कंपनी का आता है? मतलब। सर मैंने तो बस लिख दिया था, उन लोगों ने ले लिया था, आप गूगल पर भी देख लो है। जी जी हाँ, मेनली तो होता है कि फ्रैक्चर वगैरह केस हो बोन वगैरह के, तो उसमें जी यूज करने को, बट सर ने बोला था कि
जिस सर का लेक्चर था, तो उन्होंने कहा सर ने हाइट बढ़ाने के लिए यूज किया था, तो मैंने भी हाइट बढ़ाने के लिए उसको दूध के साथ दिया था, तो अच्छे रिजल्ट आते हैं, क्योंकि उससे बोनी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो गंधकल को इंटरनल के लिए था मैम? हाँ, गंध तेल सर वो इंटरनल ही कैप्सूल खाना ही है। अच्छा, तो गंध तेल कैप्सूल आता है साउथ इंडिया वाले का? जी हाँ आता है, गंध तेल कैप्सूल आता है, ये नाम ही उसका गंध तेल है। तो कैप्सूल फॉर्मेट में आता है, क्योंकि ऐसे लेना तो मुश्किल होता है, शायद उसकी स्मेल वगैरह थोड़ी ज्यादा होती होगी। जी कैप्सूल तो फॉर्म मैंने में तो यूज किया, रिजल्ट आया है सर। और अगर ताड़ासन वगैरह सर उसको बोलिए ना हैवी एक्सरसाइज नहीं करे। जब बच्चे बहुत हैवी एक्सरसाइज करते हैं ना, जैसे वेट वगैरह उठाना वगैरह, तो उसमें फिर हाइट नहीं बढ़ती है, उसमें प्रॉब्लम आती है। और अगर बहुत स्ट्रेस में होगा, जैसे आप उसकी बहुत सारी चीजों की हिस्ट्री दे रहे हो, तो वहां से भी उसको प्रॉब्लम आएगी, तो उसको आपको मतलब साइकोलॉजिकली काफी ट्रीट करना पड़ेगा। हो सकता है कुछ मेडिसिन वगैरह भी चलानी पड़े, जैसे अश्वगंधा क्षीरपाक वगैरह भी आप दे सकते हो, इस तरह की चीजें, कि थोड़ी सी उसकी नींद वगैरह सर अच्छी हो जाए, तब जाकर के रिजल्ट आ पाएंगे। क्योंकि कई बार ऐसे लोगों का जिनका, क्योंकि आप बोल रहे हो ना टेम्परेचर सेंसिटिव भी हो रहा है, इट मीन्स कि वाकई स्ट्रेस का लेवल बहुत ज्यादा है, या कहीं से कुछ और है चीज है वो जो उसको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। मैम अश्वगंधा क्षीरपाक कैसा बनाना है? मैम अश्वगंधा क्षीरपाक के लिए 1 चम्मच ले लें अश्वगंधा, और 1 कप दूध ले लें, और 1 कप पानी ले लें, और उसमें डाल के पका दें, क्षीराव से पका करके दे दें रात में। वो छान के देना है फिर? नहीं, छानने की क्या जरूरत है मैम, वो तो इतना मतलब आप देखोगे अश्वगंधा पाउडर जो आता है बिल्कुल पाउडर फॉर्म में तो आता है, उसमें छानने होने की जरूरत नहीं है, उसको पका दीजिए बढ़िया से। 1 चम्मच का मतलब है कि ज्यादा डोज नहीं रखनी चाहिए शुरुआत में, तो मेरे हिसाब से 2-2.5 ग्राम रख ले बस, उतना बहुत है। छोटे चम्मच से 1 चम्मच पका ले। और खीरा इसका रूल ही होता है कि आधा दूध होता है आधा पानी होता है, तो उस तरीके से पाक करके दे तो ताकत भी बढ़ेगी, और मतलब बल्ले तो होता ही है अश्वगंधा, और थोड़ा सा नींद भी अच्छी आएगी बच्चे को या किसी भी इंसान को, तो उससे भी बढ़िया रिजल्ट आएगा। तो अश्वगंधा क्षीरपाक या कोई भी इस तरीके से बनाते हैं तो ऐसे ही बनाते हैं। मैं तो ये जो मुनक्के वाला बनाना होता है वो भी बच्चों को ऐसे ही बोलती हूँ कि प्योर दूध में मत पकाओ, क्योंकि अगर दूध बहुत भारी हो जाएगा, जैसे बच्चों को कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो मैं उसमें भी बोलती हूँ कि आधा दूध आधा पानी डालकर पकाइए और तब दीजिए। मनुक का दूध के साथ पकाएंगे तो फटेगा नहीं कि मैम? नहीं मैम, नहीं पड़ता है, बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। वो मुनक्का जो होता है ना छुआरा बड़ा वाला, कौन सा? उसको छुआरा बोलते हैं हमारे यहाँ, उसमें बड़े बड़े सीड होते हैं, तो उसको कभी भी आप पकाइए तो नहीं होता है, वो बहुत काला वाला क्या? काला वाला? काला क्या, वो ब्राउन होता है। सिंपली मतलब ये है कि अगर जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो कई बार बहुत सारे लोग वहमी होते हैं, कैस्ट्रोल नहीं देना चाहते हैं, खारिक तो बोलते मैं हैं उनके मराठी में। मैम वो मुनक्का अलग चीज है, छुआरा अलग चीज है मैम। हाँ, अलग है। जैसे आपको मैं बताऊं कि अब तो अपने लोग मुनक्का बोलते हैं ना इधर, के मुनक्का दे दो, अगर आप छुआरा देंगे तो उसके भी वही रिजल्ट आते हैं लगभग। आप देकर देखिए, मैंने घर में खुद दिया है वो, सो मैं बता रही हूँ आप लोग को। और पुराने टाइम के लोगों में, जैसे आज से देखेंगे जो हम लोग के पहले की जनरेशन थी, उस टाइम में मेजोरिटी लोग रात में दूध में पका हुआ उसको खा करके दूध पी करके ही सोते थे। तो आयरन का तो रिच होता ही है, ताकत भी रहती थी, पेट भी उनके साफ होते थे, और उनकी डाइट भी कुछ इस तरीके से रहती थी कि वो जो कुछ भी खाते पीते थे, क्योंकि हमारा दूध भी तो माइल्ड लेक्सेटिव होता है। अब जैसे किसी की अग्नि बहुत ही मंद होती है, या कोई बच्चा है कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो मैं उसको हमेशा बोलती हूँ कि आप पानी डालकर पकाओ, क्योंकि दूध बहुत गाढ़ा कर दोगे तो भी तो भारी हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम देगा। और नहीं तो बेस्ट तरीका तो कैस्ट्रोल है ही, 5 ml दे दो, और नहीं तो कुछ है कैस्ट्रोल की बस्ती दे दो। हेलो शशि मैम। और मैम और शशिकांत, हाँ मैम, ये मेनोपॉज में सर हमेशा शतावरी क्षीरपाक बोलते हैं ना? हाँ, ये भी ऐसे ही बनाना है ना? वो बहुत हाँ कड़वा मैम, हो सारी जाता है। चीजों का, चाहे अश्वगंधा क्षीरपाक बनाना है, चाहे शतावरी क्षीरपाक बनाना है, चाहे रसून क्षीरपाक बनाना है, सब ये ऐसे ही बनता शतावरी है। का तो बहुत कड़वा होता है। मैम अश्वगंधा भी कड़वा होता है, तो मिश्री डालकर पी ले। अच्छा, ओके, कड़वा ठीक तो है, होता है मैम, थैंक यू। अश्वगंधा भी बहुत कड़वा होता है। अश्वगंधा मतलब ऐसे हाँ, वही तो। वो मुझे पता है, लेकिन अब जिसको ट्रीटमेंट में है तो वो है। कोई सर कुछ पूछना चाहते थे, प्लीज बोलें, क्या बोल रहे थे? मैम ये गंध तेल बच्चों के लिए दिया जा सकता है ना? सर मैंने वो 15-16 साल का बच्चा था जिसको मैंने यूज किया था।
मैम ये मैं पूछ रहा हूँ 5-6 ईयर के बच्चे के लिए या 7 ईयर के बच्चे 5-6 के लिए। ईयर के बच्चे को जब देना चाहते हो तो सर 5-6 ईयर का बच्चा सबसे पहले तो उसको ताड़ासन वगैरह खूब कराइए, उसको जी आप जी वॉक कराइए, आप उसको देखिए उसको कॉन्स्टिपेशन वगैरह की प्रॉब्लम तो नहीं रहती, खाना पीना उसके बदन को लगता है कि नहीं लगता है, बच्चा बहुत सेडेटिव तो नहीं है, मतलब सॉरी सेडेटिव कह रहे सेडेंटरी लाइफस्टाइल तो नहीं जीता है कि बच्चा पता चला दिन भर घर में बैठा हुआ है, आजकल गंदी सी आदत है मोबाइल और टीवी की वजह से, वो चीजें सर देखिए थोड़ा सा उसकी एक्टिविटीज बढ़ाइए, तब चाहिए फिर आगे दीजिए। तो आप उसमें ये जो, क्योंकि इसमें गंद तेल में भी ना कैल्शियम का ही अच्छा सोर्स है, तो आप जी कैल्शियम के और अच्छे सोर्स भी हैं जो वो सब दे सकते हैं, आप अस्थि पोषक पट्टी हाफ अमाउंट में चला सकते हैं, बट उसके पहले आप देख लीजिए उसकी ग्रहणी कैसी है, जी डाइजेशन कैसा है, मतलब अगर पाचन अच्छा नहीं होगा तो फिर नहीं आता है। तो मैं तो अस्थि पोषक पट्टी वगैरह भी चलाती हूँ बच्चों के केस में, जी पहले मैम आप जी पाचन एक बार सर देख करके तब चला सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, जी मैम। नहीं तो उसमें देख लो कौन सा सॉल्ट है, उसी सॉल्ट फॉर्मेट में आप अपना कोई दूसरा सॉल्ट एक्चुअली चला लो। इसमें डोज का नहीं मतलब गन तेल का इसका नहीं पता लगेगा कि कितना दे सकते हैं अगर जब मैंने माइल्ड तो बाई द सर वे मुझे याद ज्यादा नहीं रह गया तो मैंने 1 टैबलेट बीडी चलाया था। 1 कैप्सूल ना। और हाँ मैंने, लेकिन वो 16-17 साल का बच्चा था, देखने से 12 साल का ही लगता था, उसकी हाइट इतनी कम थी, तो 2-3 महीने में ही रिजल्ट बहुत अच्छा आ गया था, मतलब 1 इंच बढ़ गई थी उसकी हाइट। जी मैम ठीक है, थैंक यू। तो आप 5 साल के सर बच्चे में पहले एक्टिविटीज वगैरह कराइए, जी उससे जी जी बढ़ाइए मैम। और पाचन देखिए, फिर उसके बाद मतलब ये सब काम करना चाहिए। दवाएं छोटे बच्चों को जल्दी नहीं देनी चाहिए, मतलब जैसे आप ताकत वाली चीजें बच्चों को खिलाइए पिलाइए, अगर पाचन अच्छा करना है, मतलब जैसे पाचन ठीक करके, तो उससे जी बढ़िया जगह घी वगैरह दीजिए छोटे बच्चों को। जी मैम देख लीजिए ऐसा तो नहीं कि उसको खाने पीने की कमी है, मतलब जी सही से खाता नहीं, खाने पीने की कमी मतलब आजकल अच्छा बढ़िया लोग खाते हैं जंक फूड, तो जंक फूड वगैरह थोड़ा सा हटवाइए, सही मैम खाना खाइए सर। अगर मैम ये जेनेटिकली हो तो फिर जेनेटिकली अब में भी सर फर्क आता है, जेनेटिकली का याद है हम लोग साइंस पढ़ते थे तो सर मुझे एक चीज जी बड़ी अच्छे से याद है, +2 में साइंस पढ़ते थे कि कोई भी इंसान की 2 चीजें होती हैं, 50% जेनेटिक्स से होती है और 50% एनवायरनमेंट से आती है, आपके अंदर कोई भी कैरेक्टर आता है, ये तो मानते हैं ना सर। जी 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 मैम जी मैम आप 50% जो जेनेटिक्स है अगर आप देखेंगे तो एक घर के लोगों का, मेरा जो अपना नजरिया है या मैंने जितना लोगों को रीड किया है, एक घर जी के लोगों में टेंशन लेने की एक जैसी आदतें होती हैं और डाइट पैटर्न लगभग एक जैसे होते हैं, जी एक घर के अंदर ये कॉमन आदतें होती हैं। तो जी अगर मैम आप अपना डाइट पैटर्न को चेंज करेंगे, आप उसके एटीट्यूड को चेंज करेंगे, जो मतलब टेंशन लेने वाली आदतें हैं वहां पर हम्म, थोड़ा सा काम करेंगे, तो इसीलिए जो जेनेटिक डिसीज पहले बोलते थे ना इनक्योरेबल होती थी, अभी जी बोलते हैं ना कि जेनेटिक डिसीज भी, एडीएफ के ही पैनल पर सुना है जी कि जी जेनेटिक डिसीज ट्रीट की जा सकती है। तो जी उस जी फॉर्मेट पर जब हम काम करते हैं कि हमने इधर से थोड़ा सा मतलब उसके एटीट्यूड वगैरह को चेंज किया और थोड़ी सी जी अपनी मेडिसिन चलाई और दिनचर्या रात्रिचर्या ऋतुचर्या जो भी है वो चीजें ठीक किया तो हो जी जाता है सर। तो ये मत सोचिए, अब ये जी नहीं है कि किसी घर में 5.5 फुट के माँ बाप है, दोनों की हाइट, तो उस घर में 6 फुट का बच्चा हो सकता है, हो सकता है, पर उसके लिए उसको हम्म, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उस बच्चे के जी दिमाग में भी डालना पड़ेगा कि बेटा आप ये करो, जैसे किसी चीज को आप बता दीजिए ना, जैसे किसी को कोई काम दे रहे हो, मान लो मैं किसी को एक बस्ती दे रही हूँ, तो मैं अगर हम्म, बता दूं कि इस बस्ती की ये फायदे हैं, 10 गिना दिया, तो पेशेंट हम्म, के दिमाग में 9 रहेगा ही रहेगा और रिजल्ट आएगा ही आएगा। जी ये मैम होता है, जैसे जी मैं हमेशा भी बोलती थी कि मैं नींबू पानी कभी किसी पेशेंट को पिलाती हूँ तो कोई ये नहीं कह सकता मेरा गले में खराश आता है, या मेरे से कोई हम्म, कह देता तो मैं बोलती थी आप गर्म पानी में पीजिए, अब मुझे बताइएगा। लोग क्या जी करते हैं, फ्रिज के पानी में उठाकर पी लेते हैं या ठंडे पानी में पी लेंगे और फिर बोलेंगे गले में खराश आएगा। तो जी मैम सही उसका बात प्रॉपर डोज तो कैसे है, किस तरीके से देना है, जो अपने शास्त्र में बोलते हैं ना कि क्या खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है, हमें जी जब ये तीनों चीजें पता होती तब जाकर रिजल्ट आता है। हमने पेशेंट को बस बोल दिया खाना है, वो अपनी मनमानी करता है, जैसे ये हम्म, स्प्राउट्स का ही चलता है, तो जी स्प्राउट्स के लिए सर कहा जाता है कि एक मुट्ठी में आप अपनी बंद करेंगे तो बंद हम्म, मुट्ठी में जितना अनाज आएगा वो हम्म, मात्रा है आपके लिए, जी तो सही उतना बात कम है अमाउंट होता है, चबा चबा कर खाना होता है, तो वो लोग वो नहीं खाते ना, लोग कटोरा भर कर खाते हैं सर। जी 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 सही है। तो अच्छा यही प्रॉब्लम मैम आती है सर। सर ने आपको अभी एक नस बताया था हाइट के लिए, अभी शायद आपको ही बताया था ना मैम, कौन सा हाँ तेल था मैं वो? सर से मैंने पूछा था तो मार्केट में सर वो नहीं आता है, वो नहीं शायद नहीं वो सर कौन सा स्पेशल तेल था? बनवाते हैं। पूर्ण मैम पूर्ण सोम ऑयल सर। पूर्ण सोम ऑयल। जी जी। हाँ लेकिन वो सर बनवाते हैं।
हाँ नहीं ठीक है, लेकिन नाम तो पता होना हाँ चाहिए। वो तो आप पाठक सर को पर्सनल मैसेज कर देंगे तो सर बनाकर भेज देंगे। मुझे इसलिए याद है कि एडीएफ के पैनल पर सर ने कई बार बताया कि राइट नॉस्ट्रल में देना है, उससे जी। हाइट इंक्रीज होती है। ये मुझे जी अच्छी मैम। तरीके से याद है। और जी। रही हाइट इंक्रीज होने के लिए, चलिए मैं कुछ चीजें और सर्च करके आपको बताऊंगी। जो मैंने यूज किया वो तो मैंने बता दिया कि जी ताड़ासन मैम। कराना ही कराना है, वॉक अभी कराना ही कराना है, सनबाथ सेशन बंद वगैरह है, करने का हेल्थ टाइम केयर हो गया वगैरह है। जी जी सेशन मैम, बंद ठीक है, करने थैंक यू का मैम। टाइम हो गया है। हम थैंक लोग यू। कल बात करेंगे, सेशन बंद करने का टाइम हो गया है। ठीक जी है, सर, प्रणाम प्रणाम सर। थैंक यू, प्रणाम सर। शुभ रात्रि। प्रणाम सर।